अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसको हम हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। हाइपोस्पेडियस क्या है, इसको समझने के लिए ये वीडियो बनाने का मैंने फ़ैसला किया है। हाइपोस्पेडियस एक ऐसी बीमारी है जो कि नौज़ायदा लड़कों में होती है। इसमें जो पेशाब करने वाली नाली का सुराख है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं पाता और वो यूजुअली पेशाब करने वाली नाली में बहुत पीछे रह जाता है। ये काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है। ये तकरीबन 150 से 300 बच्चों के दरमियान 10,000 बच्चों में से देखने में आता है। इसके साथ ही साथ जो मसला इसके साथ होता है कि पीनस या पेशाब करने वाली नाली ये या अज़र तनासल जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक तरफ मुड़ा हुआ होता है। ऐसे पेशेंट को अक्सर नहीं बल्कि हर लिहाज से सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे पहले हम ये क्लियर करते चलें कि इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमारा मकसद सर्जरी करने के लिए होता क्या है। सर्जरी हम इसलिए इस पेशेंट में करते हैं ताकि पेशाब करने की सलाहियत एक लड़के की प्रॉपरली रिस्टोर की जा सके, क्योंकि अगर हम पेशाब की नाली को प्रॉपर लेवल पर उसका सुराख नहीं बनाएंगे तो ऐसा बच्चा बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और उसकी नशोनुमा पे फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ इसका दूसरा मकसद जो है वो जिनसी तौर पर फ़ाल इंडिविजुअल को बनाना भी होता है। इसको अर्ली इन द लाइफ रिपेयर करना चाहिए और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो अराइज होते हैं उसका वन बाय वन मैं जवाब देता हूँ। और इसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें ये होता है, अक्सर जो क्लिनिक पे पूछा जाता है कि इसकी सर्जरी कितनी स्टेजेस में होती है, कितनी बार करनी पड़ती है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका हाइपोस्पेडियस कितना ज़्यादा सवेयर है, क्योंकि हर पेशेंट में एक लेवल की सेवेरिटी नहीं होती। बाज़ केसेस में बहुत माइल्ड डिफेक्ट होता है, बाज़ केसेस में ये सवियर होता है। इस डिफेक्ट को हम दो तरह से देख लेते हैं। एक डिफेक्ट ये है कि पेशाब की नाली का सुराख बहुत ही पीछे रह गया है, बिल्कुल शुरू में जहाँ से पेशाब की नाली शुरू होनी थी बिल्कुल वहाँ पे है और आगे तक बन नहीं पाई है। ये एक सीवियर फॉर्म है। इसके साथ साथ शदीद पीनस का या उज़र तनासल का मुड़ा होना उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि इसकी सेवेरिटी है क्या, और ये जो मुड़ा होना है या सीधा ना होना है ये किस लेवल पे इसकी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पीनस के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं। क्या ये स्किन के लेवल पे मसला है या कार्पोरा जो कि उसके अंदर टिश्यू होते हैं जो उसमें सख्ती लेकर आते हैं, क्या उस लेवल पे मसला है। तो ये दो वो फैक्टर हैं जिनकी बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि किस किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा और सर्जरी कितनी स्टेजेस में होगी। अमूमी तौर पे ये 2 स्टेज प्रोसीजर होता है, जिसकी फर्स्ट स्टेज जो है उसमें हम जिल्द लगाते हैं ताकि हम लेटर ऑन उस जिल्द को फोल्ड करके हम एक ट्यूब बना सके जो पेशाब की नाली में कन्वर्ट हो सके। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक पेपर है और ये पीनस की नीचे वाली साइड पे हम इसको लगा देते हैं। स्किन, आप इसको स्किन समझे, ये हम लगा देंगे और सेकंड स्टेज में हम इसको फोल्ड करके आपस में यहाँ पर सिलाई कर देंगे ताकि आपकी ये पूरी एक नाली की फॉर्म में ये स्किन जो है ये फोल्ड होके इसकी शक्ल बन जाए। और बाज़ केसेस के अंदर ख़ास तौर पे जो स्वेयर केसेस हैं उनमें मामलात कुछ इस तरह होते हैं कि जब हम सेकंड स्टेज में हम ये नाली को बना रहे होते हैं और उसके बाद हीलिंग होती है तो एक छोटा मोटा सुराख जिसको हम फिस्टुला कहते हैं वो बन जाता है। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से हम उस फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं। इस फिस्टुला का बनना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल इस हवाले से साबित होता है कि 2 सर्जरी से गुजरने के बाद अगर ये फिस्टुला बन जाए तो उसके लिए हमें एक तो वेट करना पड़ता है कि टिश्यू कम से कम 6-8 महीने गुजरने के बाद सोजिश में से निकल जाए और हम उसको दोबारा ऑपरेट कर सकें। दूसरा, ये फिस्टुला बाज़ का एक से ज़्यादा होते हैं। इन केसेस में भी सर्जरी 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। सो हैविंग सेड दैट, इसमें
दो तीन चीज़ें जो कि पेशेंट के पेरेंट्स को अटेंड करना पड़ती हैं, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं, वो ये होती हैं कि चाहे स्टेज फर्स्ट हो जिसके अंदर हम सीधा करके पीनस को नई स्किन लगाएं, ताकि लेटर ऑन सेकंड स्टेज में उसी स्किन की ट्यूब बना सकें। इन दोनों केसेस के अंदर एक पेशाब वाली छोटी नाली डालना ज़रूरी होती है और इसकी केयर करनी पड़ती है, और ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी टफ जॉब साबित होती है। अक्सर देखा गया है कि वो नाली की केयर अगर ना की जाए तो वो नाली निकल जाती है और सर्जिकल फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये वो एक रीज़न, बहुत सारी रीज़न में से एक बड़ी कॉमन रीज़न है जिस वजह से हाइपोस्पेडियास की सर्जरी का फेलियर देखने में आता है। कुछ और क्वेश्चन ये है कि पेशेंट को या बच्चे को किस किस्म की दर्द का सामना हो सकता है ऑपरेशन के बाद। अमूमन ऐसे बच्चे को हम इतनी ज़्यादा दर्द इस ऑपरेशन की नहीं होती कि हम इसको इंजेक्टेबल्स पे रखें। इसको सिंपल जो ओरल दवाइयाँ हैं, सिरप्स हैं, वो देकर इस दर्द को मैनेज किया जा सकता है। तो अर्ली इन द लाइफ करना ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू लेटर इन द लाइफ करना चाहिए। एक चीज़ जो इसका ख्याल रखें कि अगर आपको इनिशियली पीडियाट्रिशियन में या किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे को हाइपोस्पेडियास डायग्नोस किया है तो उस बच्चे के खतने मत करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो खतने कराने के दौरान जिल्द उतारी जाती है वो बहुत कीमती जिल्द होती है। अगर हाइपोस्पेडियास है तो उसमें हम वही जिल्द जो कि खतनों के दौरान उतरनी है वो उतार के हम हाइपोस्पेडियास की सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके सबसे अच्छे रिजल्ट होते हैं। अगर आप खतने करवा देंगे और वो जिल्द ज़ाया हो जाएगी तो हमें जिल्द की और भी ऑप्शन होती है। हम पेट से ले सकते हैं, इवन मुंह के अंदर से मिकोजा ले सकते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा अच्छे साबित नहीं होते जितनी नेचुरल पीनस की अपनी जिल्द है। ये चंद एक मोटी मोटी बातें हैं जो हाइपोस्पेडियास के बारे में मैंने ज़रूरी समझा कि आपके गोश गुजार करूँ, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।